गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जैव प्रक्रम वाले इस छठे चैप्टर में जैव प्रक्रम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। साथ में इस बात पे भी चर्चा कर चुके हैं हम जैव प्रक्रम के बाद कि इसमें पोषण किस प्रकार से होता है। जैव प्रक्रम में जो पहला प्रक्रम आया पोषण में हमने पढ़ लिया था स्वकोषी पोषण और विषमकोषी पोषण। स्वकोषी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, पेड़ पौधों में किस प्रकार से होता है स्वकोषी पोषण। विषमकोषी में हमने कुछ जीव जंतुओं जैसे जानवर किस प्रकार से पोषण ग्रहण करते हैं और मनुष्य के बारे में अभी हमने पढ़ा था किस प्रकार से पोषण करता है। आज हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन, यानी सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक क्रियाकलाप करता है, क्रियाकलाप के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि अगर एक प्रखनली में हम ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लें, चूने के पानी में जब हम सांस को छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते टाइम जो वायु निकली उसको हमने चूने के पानी में छोड़ा। बंद कर, वापस कर दे बैक वाला। तो जब हम सांस द्वारा निकली वायु को उस प्रखनली में एक नली के माध्यम से छोड़ देंगे चूने के पानी के अंदर, तो क्या होएगा, चूने का पानी दूधिया होने लग जाता है, ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। फिर एक सिरिंज से या पिचकारी के द्वारा दूसरी प्रखनली में ताजे चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। दूसरी में केवल हवा छोड़नी, हमने पहली में क्या किया, हमने अपने सांस को छोड़ा है, दूसरी में हमने केवल हवा को छोड़ा है। ठीक है, तो ये चेक करना है कि दूसरी प्रखनली में पानी कितनी देर में दूधिया होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलता है कि चूने के पानी को दूधिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। हम अपने सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन हम जो सांस द्वारा छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में है। और जो वायुमंडल में हम देखते हैं, वायुमंडल से हमने यानी पिचकारी में हवा खींची पीछे की तरफ, तो उसमें ये नहीं है कि सारी की सारी पिचकारी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी होगी, उसके अंदर और भी गैसें भरी होंगी, क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी है, और भी कई प्रकार की गैसें वायुमंडल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो वो भी खींचते ही है, वो उसके अंदर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिचकारी से वायु छोड़ी थी चूने के पानी में, वो पिचकारों से छोड़ी हुई वायु उस चूने के पानी को ज़्यादा टाइम लगाएगी दूधिया करने में। अब आगे कहता है इसमें निश्वास द्वारा निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। अब एक और क्रियाकलाप करता है, कहता है किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए, एक छिद्र वाले कारक लगी प्रखनली के में इस मिश्रण को ले लीजिए, कारक में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए, कांच की नली में ये स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली प्रखनली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन को में लगने वाले समय के हमने नोट करना है। तो यहाँ पर क्या होएगा, जो हमने फल या चीनी का रस लिया था, फल का रस या चीनी का रस, उसका किण्वन होना शुरू हो जाएगा। किण्वन मतलब वो एक किस्म से उसके अंदर
महक उत्पन्न होने चालू हो जाएगी किस चीज़ की, जिस प्रकार से अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल यानी कि जिस प्रकार से शराब की जो महक होती है, जो बदबू होती है या खुशबू कह सकते हैं आप, इस प्रकार की उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय बाद। तो कहता है ये आगे इसमें भी क्या होता है, यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। जो फलों का रस लिया और जो हमने उसके अंदर यीस्ट मिलाया, यीस्ट क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब कहता है पिछले भाग में हमने जीवों के पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिससे ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट से विखंडित है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस जो ये मैं पढ़ रहा था अभी, इसको क्या बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमने पोषण वगैरह किया, पोषण के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जब भी हम कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं, तो हमारे पेट में जाकर के पोषण का प्रक्रम शुरू हो जाता है। अब श्वसन जरूरी है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ऊर्जा की जरूरत भी पड़ रही है। ऊर्जा हमें भोजन से मिल रही है, लेकिन उस ऊर्जा को जो हमने यूज करना है, वो जो ऊर्जा यूज होएगी वो बिना ऑक्सीजन के हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन किस प्रकार से आती जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। बाकी कुछ और जीव जंतु भी है, वायरस है या जीवाणु कीटाणु जो भी है, उन सब के अंदर भी ऑक्सीजन आती जाती है। तो अभी यहाँ पर 3 तरीके बताए श्वसन के। श्वसन के 3 तरीके हैं। एक तो है वायवीय श्वसन, जो वायु की मौजूदगी में होता है। एक है अवायवीय, और एक है ऑक्सीजन की कमी में होने वाला। ऑक्सीजन की कमी, देखो सीमित मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन रहती है इस वाले प्रोसेस में, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस टाइम पर। और ये बिना ऑक्सीजन के होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये है पहला कि जब ग्लूकोज बन जाता है शरीर के अंदर, क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण चाहे हम उसको किसी भी रूप में कर लें, चाहे वो किसी भी जीव के अंदर हो, तो ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद ये कार्य कहाँ होएगा, अब कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, पाइरूवेट में टूट जाएगा। कोशिका द्रव्य में जब इसका प्रोसेस चल रहा आगे, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसलिए इसको कहा गया 6 कार्बन वाला अणु, ठीक है। क्या बोला गया इसको, 6 कार्बन वाला अणु। और इसको बोल, ये है हमारे पास 3 कार्बन वाला अणु, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा 3 वायु में अणु जमा ऊर्जा। तो ऊर्जा भी यहाँ बन रही है और 3 कार्बन का ये अणु यहाँ बनेगा। अब आगे क्या होएगा, ये पाइरूवेट 3 तरीके से टूटता है, ठीक है। किस किस प्रकार से,
एक बार तो ये इथेनॉल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मौजूदगी वाला पढ़ ले, क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या होएगा, ये जो पाइरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा, ठीक है। ये जो ग्लूकोज पाइरुवेट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन की मौजूदगी जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमने खींची, तो वो जो ग्लूकोज जो ऊर्जा के रूप में हमने लिया था वो क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन अलग हो गया उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जल और ऊर्जा हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिए, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा आपने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, कोशिका का हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया, 9वीं क्लास में पढ़ते हो तुम। अब जब ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन यहाँ इस पर मौजूद नहीं है, तो जो हमने ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा ऑक्सीजन की मौजूदगी में के बगैर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में, जो कि एल्कोहल का है, एल्कोहल की फॉर्म का है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस ऊर्जा में। जो ये अभी हमने क्रियाकलाप दोहराया था भाई, हमने लिया था कि रस लिया था या चीनी का घोल कह लो, ठीक है, और हमने क्या लिया था, हमने यीस्ट लिया था, ठीक है। तो यीस्ट क्रिया कर रहा है चीनी के घोल से, तो क्या हो रहा है, वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। अब चीनी के घोल में तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मौजूद है, ठीक है। तो यीस्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी चीनी का घोल ऑक्सीजन खींच नहीं रहा है बाहर से, जैसे हम ऑक्सीजन खींचते हैं, तो हमारा जो ये कार्य हो रहा है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है। चीनी के घोल ने ऑक्सीजन खींची थोड़ी ना बाहर से, ठीक है, जो जिसके अंदर जितनी मात्रा में है वो है। तो ये वाला किसके अंदर होता है, ये यीस्ट वगैरह में ये होता है, यीस्ट के अंदर ये प्रक्रम होता है। तो जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ये श्वसन वाला प्रोग्राम होता है, तो ये क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ पर देखो क्या बना, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। क्या चीज अलग है, जल और इथेनॉल अलग है, ठीक है। ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जगह पर है। जब ऑक्सीजन के अभाव में होता है, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, ऑक्सीजन के अभाव में सीमित मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ दी जा रही है इसको, तो क्या बनता है, ये हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर होता है ये, ठीक है। कहाँ होता है ये, हमारी पेशी कोशिकाओं में। पेशी मतलब जो हमारे मसल्स हैं, जो हाथ पैर को की हड्डियों को ढकी हुई होती है, जो पेशियाँ, ठीक है, जिसकी वजह से ये चलती है, वर्क करती है, उनको पेशियों की वजह से ही सारा का सारा शरीर कार्य करता है। तो ये होता है इसके अंदर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत जल्दी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कार्य उन्हीं को करना है। तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल, बनता है इसमें, और बनता है ऊर्जा, 3 कार्बन वाले अणु के रूप में ऊर्जा बन जाती है। ये कहाँ होता है, ये होता है हमारी पेशी कोशिका में। ठीक है। कई बार बहुत
जल्दी जल्दी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो लेकिन ना पहुंचती हो, तो कई बार हमारे जो मसल्स पे जो हम बोलते हैं कई बार कि नस पे नस चढ़ गई, ठीक है, तो नस पे नस चढ़ना या उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रैम्प, ठीक है, तो क्रैम्प हो जाता है या नस पे नस चढ़ जाती है, तो इसी कारण से हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि मसल्स तो बहुत स्पीडली कार्य कर रही है लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है उसको, तो जब वो ये इस प्रकार से हो जाता है। तो अब मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब आगे पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। अब आगे वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरूवेट में विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, ठीक है। तो अचानक से जब कोई क्रिया होए तो लैक्टिक अम्ल बनता है तो इसकी वजह से क्रैम्प हो जाता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जो ये ऊर्जा यहाँ पर बनी, जो ये ऊर्जा के रूप में आप लोग देख रहे हो, ये भी ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है, ये भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो जब हमारी कोशिका के अंदर इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, वो ऊर्जा कहाँ इकट्ठी होती है। इस वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन 2 केस में, ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिका इसमें जो है यीस्ट की कोशिका तो, लेकिन ये हमारी पेशियों के अंदर नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एटीपी नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसके रूप में इकट्ठी हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जब कोशिका और कार्य करती है तो इस एटीपी से ऊर्जा लेती रहती है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है, यानी अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसकी वजह से उसका कार्य संभव हो पाता है। अगले पेज पर आ जाएं अब। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख सकते हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। कहने का अर्थ ये है, जब वायवीय श्वसन हो रहा है तो ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं की जा रही है पर्याप्त मात्रा में। ये हम ये देखते हैं कि जब पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं तो वो किसके जरिए होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। और जो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है अंतर कोशिकाओं के यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। तो कोशिकाओं के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है तो उसकी वजह से वो जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में
या उसे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। विसरण आप लोग जानते हो, 9वीं क्लास में ही पढ़ा है, मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। विसरण क्या है? जब कोशिका, हमारी जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति जो है, मान लो ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, दीवार कोशिका की, इसमें से कुछ चीजें अंदर जा सकती है और बाहर भी निकल सकती है, ठीक है। यह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो हमारी कोशिका, हमारे शरीर के अंदर या हमारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ की ऑक्सीजन इसको पार करके अंदर चली जाएगी। और जब हम कार्य कर रहे हैं या हम कार्य ना भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर कोशिकाएं तो कार्य कर ही रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाए कोशिका के अंदर, तो क्या होगा, और बाहर कम है, तो क्या होएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका की भित्ति से ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये विसरण का प्रक्रम है कि अपने आप आदान प्रदान होता रहता है, इधर से उधर जाते रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने फोम देखा है कि जब फोम सूखा है बिल्कुल और उसको पानी के ऊपर रख दे तो क्या करेगा, पानी का अवशोषण कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, विसरण इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो आगे है, कहता विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। तो विसरण की जो की दिशा है वो किस पर निर्भर करेगी, भाई किस तरफ आदान प्रदान होगा। जिस तरफ कमी होगी किसी चीज की सांद्रता, जिस तरफ कम हो जाएगी तो उस तरफ विसरण की दिशा हो जाएगी। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो देखो, पेड़ पौधे भी जब रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश नहीं है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, तो होता क्या है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं, उसी को छोड़ते हैं लगभग। तो क्या होता है फिर उसमें, दिन के समय तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उसको पेड़ पौधे ने ग्रहण कर लिया और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, रात्रि के समय नहीं हो रहा। तो रात्रि के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के अंग है ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए शरीर से। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में मिले ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। तो जो जीव जंतु या हम स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं, तो उनमें सांस लेने का जो प्रोसेस है, उनमें सांस लेने का जो अंग है वो अलग प्रकार का है। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें सांस लेने का अंग अलग प्रकार का है, विकसित हुआ है। आप लोग जलाशय के देख सकते हो या किसी घर में मछली वाला एक्वेरियम होगा जिसके अंदर मछलियां हैं, तो आप लोग देखते हो कि मछलियां बार बार अपने मुंह को खोलती रहती हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए खोलती हैं वो, कि वो मुंह के द्वारा उस पानी को ग्रहण करती है और पानी में जब उसके गर्दन के पास जो कलोम बने हुए हैं, कलोम छिद्र, वहाँ से वो उस पानी को बाहर भी निकाल लेती हैं। लेकिन उस पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उन कलोम छिद्रों में, उसके कलोम छिद्रों के नज़दीक गलफड़े होते हैं, उन गलफड़ों के माध्यम से वो सांस लेती रहती हैं, ठीक है। होगी तो चलो इसमें हम मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन की प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है।
पूरी की पूरी प्रक्रिया को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ते हैं।